ए एक पर्सन जो कि दिल्ली में रहता है, यानी कि ये जिसके फोरहेड पे ए लिखा है ये दिल्ली में रहता है, एंड ये बी जिसकी फोरहेड पे बी लिखा है ये कलकत्ता में रहता है। तो यहाँ पर जो ए है इसने बी को बीट कर दिया, यानी कि बी को पीट दिया। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो अब जो बी है वो ए को शू करना चाहता है, तो यहाँ पर बी है जो ए को कहाँ पे शू करेगा? क्या वो कलकत्ता में उसको शू करेगा या फिर दिल्ली में शू करेगा? तो इसके रिगार्डिंग बी को सीपीसी क्या कहती है कि भाई तुम कहाँ पर शू करेगा, यानी कि सीपीसी में प्रोविजन क्या है शूइंग के रिगार्डिंग, यानी कि प्लेस ऑफ शूइंग के रिगार्डिंग प्रोविजन क्या है, उसको हम इस वीडियो में इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें देखेंगे कि क्या बी उसे दिल्ली में शू कर सकता है, क्या वो उसे कलकत्ता में शू कर सकता है। तो इन जो क्वेश्चन है इनका आंसर इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं और देखेंगे कि क्या बी है जो उसे दिल्ली में शू करता है या कलकत्ता में। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ सीपीसी, यानी कि प्लेस ऑफ सूइंग, जो कि सीपीसी के अंदर सेक्शन 15 to 20 में दिया गया है, जिसमें प्लेस ऑफ सूइंग के रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए हैं कि किस तरह से एक सूट को कौन सी कोर्ट में या फिर कहीं कौन सी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर या पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के आधार पर या सब्जेक्ट मैटर की ज्यूरिडिक्शन के आधार पर कौन सी कोर्ट में उसको फाइल करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हम देखते हैं कि शूट है वो बहुत सारी टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग हो गया, या कोई शूट है वो कॉन्ट्रैक्ट या टोर्ट के रिगार्डिंग है, मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग, एंड शूट फॉर काउंट एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे शूट्स हैं जो कि अलग अलग क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो ज्यूरिडिक्शन है कोर्ट की उन सूट्स को एंटरटेन करने की या उनके साथ में डील करने की या डिसाइड करने की वो मे बी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है बाय द वैराइटीज़ ऑफ सर्कमस्टेंसेस के आधार पर। एंड जो यहाँ पर फर्स्ट थिंग है वो यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए क्या है हमारे पास, वो है प्लेस ऑफ सूइंग, यानी कि उस सूट को कहाँ शू किया जाएगा। तो ज्यूरिडिक्शन के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो हमने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में कवर किए हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने सिंपली जो टर्म ज्यूरिडिक्शन है उसके जो मीनिंग को समझा, उसमें उसके काइंड्स को समझा, और सेकंड में हमने सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो ज्यूरिडिक्शन है एक सिविल कोर्ट की उसको समझा, जो कि आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड प्लेस ऑफ सूइंग है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एक वेन्यू फॉर ट्रायल, यानी कि ट्रायल के लिए वेन्यू कौन सा होना चाहिए, किसी सूट को ट्रायल करने के लिए कौन सी जगह प्रॉपर है उसके बारे में। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के रिगार्डिंग इसका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर जो सेक्शन 15 से लेकर के 20 तक सिविल प्रोसीजर कोड के जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पर रेगुलेट करते हैं कि फॉर्म फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट्स, यानी कि सूट्स को इंस्टीट्यूट करने की फॉर्म कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले इनका एक छोटा सा बेसिक ब्रीफ देख लेते हैं, जिसमें देखते हैं कि कौन सा सेक्शन किसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले है सेक्शन 15, जो कहता है कि प्लेंटिफ टू फाइल शूट इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, यानी कि सेक्शन 15 उस कोर्ट के बारे में, लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट है उस शूट को ट्राई करने के लिए, वहाँ पर उसे शूट फाइल करने की बात कहता है। 16 to 18 सेक्शन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग जितने भी शूट्स हैं उनके रिगार्डिंग प्रोविजन प्रोवाइड करता है। और सेक्शन 19 वो कौन से प्रोविजन प्रोवाइड करता है? वो उन शूट्स के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करता है जो कि कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू ए पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। इसी के साथ जो सेक्शन 20 है वो रेज्यूडरी सेक्शन है, और इसमें वो सारे केस कवर होते हैं जो कि सेक्शन 15 से लेकर के 19 के साथ में डील नहीं होते, यानी कि सेक्शन 15 से लेकर 19 में ये कवर नहीं होते, वो सभी के सभी सेक्शन हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन है वो सेक्शन 20 में दिए गए हैं। और जो सेक्शन 21 है वो रिकॉग्नाइज करता है एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, जो क्या है कि डिफेक्ट एज टू द टेरिटोरियल और पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन कैन बी वेव्ड, यानी कि किसी भी ज्यूरिडिक्शन की जो वेव्ड के रिगार्डिंग प्रोविजन है वो यहाँ पे है, और वो ये फॉरबिड करता है अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट को टू अलाउ द ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सूइंग और पिक्यूनरी लिमिट्स के रिगार्डिंग। वहीं पर सेक्शन 21A क्या कहता है? ये बार करता है सब्सटेंसिव शूट फॉर द सेटिंग असाइड ए डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अ वांट ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की जो
ग्राउंड है उनको यहाँ पर उसके आधार पर जो कोई डिग्री पास की गई उसको सेटिंग असाइड करने के लिए वो सब्सटेंशियल सूट्स को बार करता है। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू रिगार्डिंग दी सेक्शन। अब यहाँ पर हम इन सेक्शन के आधार पर देखेंगे कि जुरिडिक्शन को यहाँ पर कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो इन सेक्शन को है जो 3 जुरिडिक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग जो जुरिडिक्शन है उनको आधार पर। हालांकि यहाँ पर जुरिडिक्शन के और भी बहुत सारे काइंड है, लेकिन इन जो ये जो सेक्शंस हैं इनको इन 3 जुरिडिक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। तो सेक्शन जो 15 है वो क्या कहता है कि जो प्रत्येक शूट है वो शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड जो कि कंपिटेंट है टू ट्राई इट, यानी कि जो लोएस्ट ग्रेड का जो कोर्ट है जो कि कंपिटेंट है उस शूट को ट्राई करने के लिए, तो वो शूट है वो वहाँ पर इंस्टीट्यूट होगा। और ये रूल क्या ले डाउन करता है इस सेक्शन के अंदर, ये रूल है रूल ऑफ प्रोसीजर एंड डज नॉट इफेक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट की जुरिडिक्शन को इफेक्ट नहीं करता। तो हम इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि एक डिक्री जो कि पास्ड है किसी हायर ग्रेड की कोर्ट के द्वारा, तो उसको हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो बिना किसी जुरिडिक्शन के पास हुई है। यहाँ पर ये क्या है, ओनली एंड ओनली मेरे लिए ये क्या है, एक इरेगुलरिटी है जो कि कवर्ड होती है सेक्शन 99 ऑफ द कोड के द्वारा। और जो डिक्री पास्ड है हायर कोर्ट के द्वारा वो नॉट ए नलिटी, यानी कि वो नलिटी नहीं है। यहाँ पर सेक्शन 15 के पीछे का एक 2-fold ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या कहता है कि ये है जो कोर्ट ऑफ हायर ग्रेड है उसको ये ओवरबर्डन नहीं होने देता। यानी कि अगर सूट आ रहा है कोई उसको लोएस्ट ग्रेड में फाइल हो रहा है तो जो हायर ग्रेड के जो कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डन नहीं होंगे इससे। और सेकंड क्या है, ये अफोर्ड करता है कन्वीनियंस किसको, पार्टीज को और विटनेसेस को जो कि एग्जामिन्ड होने वाले हैं उन सूट्स के अंदर। अब देखते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के आधार पर सूट्स को कितनी जो कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 4 क्लासेस के अंदर है जो सूट है वो डिवाइड किए गए हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के पर्पज़ के लिए। वो क्या क्या है, फर्स्ट है सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेकंड है सूट्स फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड है सूट्स फॉर द कंपनसेशन फॉर अ रॉन्ग या टोट एंड लास्ट वन क्या कहते हैं जिसमें अदर जितने भी सूट्स हैं वो यहाँ पर कवर होंगे। तो ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के आधार पर इन सूट्स को यहाँ पर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो यहाँ पे 16, 17, 18 3 सेक्शन है। 16 के जो क्लोज A to E है वो डील करते हैं 5 प्रकार के फर्दर सूट्स के बारे में, यानी कि पहले इसको 4 कैटेगरीज के अंदर सूट डिवाइड किया, लेकिन उसके बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी को आगे फर्दर 5 काइंड्स ऑफ सूट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड है सूट फॉर फोरक्लोजर सेल्स और रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज और ए चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोर्थ आता है सूट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड 5 है सूट्स फॉर द टोट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि ये 5 तरह के आगे फर्दर 5 सूट्स हैं जो कि सेक्शन 16 के अंदर A to G क्लोज के अंदर बताए गए हैं। तो ये जितने भी 5 प्रकार के सूट हैं वो फाइल्ड होंगे, कहाँ होंगे, वो मस्ट बी फाइल्ड होंगे इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ वूज जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। यानी कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस भी कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर ये सिचुएटेड है तो वो सूट है वो उसी कोर्ट के अंदर फाइल होगा। ये सेक्शन 16 में प्रोवाइड किया गया है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्टी कब आती है, डिफ़िकल्टी जब आती है जब प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक से ज़्यादा कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, लोकल जुरिडिक्शन है उनके अंदर है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो हाफ पोर्शन उसका एक कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन के अंदर है एंड हाफ पोर्शन उसका अदर कोर्ट्स की लोकल जुरिडिक्शन के अंदर है। तो उस केस के अंदर प्रोविजन क्या कहते हैं, उस केस के अंदर यहाँ पर सेक्शन 17 है। वो क्या कहता है कि जहाँ पर एक सूट है वो किसके बारे में, वो क्या है, टू ऑब्टेन ए रिलीफ इन रिस्पेक्टिंग और डैमेज ऑफ अ टोट और रिमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सिचुएटेड कहाँ पर है, विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अ डिफरेंट कोर्ट, एक से ज़्यादा कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर सिचुएटेड है। तो वहाँ पर जो है वो सूट कहाँ फाइल होगा, वो सूट फाइल हो सकता है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ वूज जुरिडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। यानी कि उसमें से कोई भी कोर्ट के अंदर हो सकता है जिसकी लोकल लिमिट्स के अंदर, जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर उसका कोई भी पोर्शन है वो वहाँ पर स्थित है।
लेकिन वहाँ पर एक बात और ध्यान में रखी जाएगी, वो क्या है कि शूट मस्ट बी विद इन द पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ सच कोर्ट। वो शूट है उसकी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के अंदर होना चाहिए। ये जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर जो शूटर है यानी कि शूट करने वाले उसके बेनिफिट के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड ये जो मल्टीपलिसिटी है ऑफ शूट उनको भी प्रिवेंट करता है। एक सिचुएशन ये भी अराइज हो सकती है अब यहाँ पर, जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर है जो सिचुएटेड है, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा सेवरल कोर्ट्स के अंदर आ रही है कोई प्रॉपर्टी, सेवरल कोर्ट्स की लोकल लिमिट्स की जुरिडिक्शन के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी आ रही है और वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी कोर्ट की जुरिडिक्शन में है, तो ऐसे केस के अंदर वहाँ की जो कोई सी भी कोर्ट है, वन ऑफ दीज कोर्ट, उनमें से कोई सी भी कोर्ट है, अगर वहाँ पर सेटिस्फाइड है क्या कि दैट देयर इज सच अनसर्टेनिटी, यहाँ पर ऐसी एक अनसर्टेनिटी है यानी कि सर्टेनिटी नहीं है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि वे कौन सी लोकल लिमिट्स की जुरिडिक्शन में आ रही है, तो ऐसे केस के अंदर उनमें से वन ऑफ दीज कोर्ट, उनमें से कोई सी भी एक कोर्ट में क्या कर सकती है, आफ्टर रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट ऑफ दैट इफेक्ट, उन इफेक्ट्स की जो एक स्टेटमेंट है रिकॉर्डिंग करने के बाद में प्रोसीड कर सकती है टू इंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ द सूट, यानी कि उस सूट को इंटरटेन कर सकती है या डिस्पोज ऑफ कर सकती है। कब? आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ टू दैट इफेक्ट, उन इफेक्ट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को रिकॉर्डिंग करने के बाद में। तो ये हमारा सेक्शन 18 कहता है इसके बारे में। तो ये था सेक्शन 16 to 18 जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग था। अब जो हमारा सेकंड सूट का काइंड है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो सेक्शन 19 है वो आता है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई भी शूट है किसके लिए, रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मे बी ब्रोट एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि उसको प्लेंटिफ के ऑप्शन पे यहाँ पर शू किया जाएगा, यानी कि कौन सी कोर्ट में शू किया जाएगा, वो प्लेंटिफ के ऑप्शन पे है, या तो वो एट द प्लेस जहाँ पर जो रॉन्ग कमिटेड हुआ है वहाँ पर उसे शू करेगा, या फिर जहाँ पर जो डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है या कैरी ऑन कर रहा है अपना बिजनेस या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, जहाँ पर पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, तो उसमें से किसी भी जगह पर प्लेंटिफ है वो वहाँ पर वो शू फाइल कर सकता है। ये उसके प्लेंटिफ के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जहाँ पर जो ये रॉन्ग है ये सीरीज ऑफ एक्ट कंसिस्ट करता है, तो वहाँ पर एक शूट है वो वहाँ पर किसी भी प्लेस पे फाइल हो सकता है जहाँ पर वो एक्ट है वो कमिट हुआ है। सिमिलरली जहाँ पर एक रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड कहाँ पे हुआ है, एक जगह पर, एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम है वो कहीं अनदर जगह पर एंस्यूज हुए हैं, वो कहीं और जगह पर निकले हैं, तो ऐसे केस के अंदर जो शूट है वो कैन बी इंस्टीट्यूटेड कहाँ पर हो सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, जहाँ पर जो एक्शन टुक प्लेस हुआ है या फिर जहाँ पर वो उसके कॉन्सिक्वेंस एंश्योर्ड हुए हैं, यानी कि जहाँ पर वो कमिट हुआ है यानी कि जो पहला एक्शन है उसका वो हुआ है, या फिर उसके जो एक्ट के बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, या फिर उस जगह पर वो प्लेंटिफ के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो उसे कहाँ पर शू करेगा। अब देखते हैं उस एग्जाम्पल को जो कि हमने वीडियो के शुरू में देखा था, जिसमें एक व्यक्ति जो कि दिल्ली में रहता है उसने एक बी व्यक्ति को कलकत्ता में पीटा। तो यहाँ पर जो बी है वो एक को शू करना चाहता है, तो उस टाइम उसके पास हमने दो ऑप्शन दिए थे, दिल्ली एंड कलकत्ता। तो यहाँ पर ये बी के पास ऑप्शन है कि वो उसे दिल्ली में शू करेगा या कलकत्ता में शू करे। तो ये था उस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं कि सेक्शन 9 का जो सेकंड पार्ट है जिसमें कंपनसेशन फॉर रॉन्ग के बारे में बात की गई है, तो उस केस में क्या है, एक सूट है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग के लिए यानी कि टोर्ट के रिगार्डिंग है, तो वहाँ पर वो एक सूट है वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, आइदर जहाँ पर रॉन्ग कमिट हुआ है या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट रेजाइड्स करता है या कैरी ऑन कर रहा है अपना बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, ये सेक्शन 19 कहता है। अब देखते हैं कि सेक्शन 20 जिसमें कहा गया है कि जो अदर सूट्स हैं उसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सूइंग क्या होगी। तो सेक्शन 20 वो प्रोवाइड करता है उन सभी केसेस के बारे में जो कि फोरगोइंग रूल्स हैं उनके द्वारा कवर नहीं होते। तो यहाँ पर जितने भी शूट्स हैं वो फाइल्ड हो सकते हैं एट दी प्लेंटिफ्स ऑप्शन, यानी कि प्लेंटिफ के ऑप्शन के ऊपर है, कौन सी, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स के अंदर, इनमें से कोई सी भी कोर्ट्स के अंदर, यानी कि जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन वोली या पार्टली अराइज हुआ है। सेकंड कोर्ट कौन सी होगी, जहाँ पर डिफेंडेंट रेजाइड करता है या कैरी ऑन बिजनेस कर रहा है या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, उस जगह की कोर्ट होगी। एंड थर्डली जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो वहाँ पर एनी ऑफ देम रेजाइड्स और कैरी ऑन अ बिजनेस
और पर्सनली वर्क फॉर गेन, यानी कि उनमें से किसी भी एक डिफेंडेंट की जहाँ पर वो रेजाइड कर रहा है, कैरी ऑन बिजनेस कर रहा है या पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविज़ो ये है कि इस केस के अंदर या तो उस व्यक्ति ने कोर्ट की है लीव ऑब्टेन की है या फिर उस डिफेंडेंट की उसने सहमति ली है जो कि वहाँ पर रेजाइड नहीं कर रहा या कैरी ऑन बिजनेस नहीं कर रहा या पर्सनली वर्क फॉर गेन नहीं कर रहा, जहाँ पर वो अपना शूट है वो फाइल करने वाला है। यानी कि किसी अदर जो डिफेंडेंट है जो कि वहाँ पर नहीं रहता जहाँ पर वो शूट है वो फाइल होने वाला है, तो उसकी सहमति लेना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर सेक्शन 20 को क्यों डिज़ाइन किया गया है, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये सिक्योर कर सके क्या जस्टिस जो कि माइट बी ब्रोट, जो कि किया जा सकता है एज नियर एज पॉसिबल टू मैंस हार्ट स्टोन, यानी कि जो व्यक्ति है उसके घर के नज़दीक जितना पॉसिबल हो उसके उतना वहाँ पर उसे जस्टिस दिया जा सके। एंड जो डिफेंडेंट है वो शुड नॉट बी पुट इन ट्रबल, और डिफेंडेंट को यहाँ पर ट्रबल में नहीं डाला जाना चाहिए, और उसके जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से होने वाले हैं उनको भी यहाँ पर बचाने के लिए, किस लिए, इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ इन केस विच ही मे बी इन्वॉल्व, यानी कि डिफेंडेंट शायद ही उस केस में इन्वॉल्व हो, तो उस केस के अंदर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहा है या अपने आप को ट्रबल में डाल रहा है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर उसे बचाने के लिए इस सेक्शन को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। अब देखते हैं जुरिडिक्शन एज टू द सब्जेक्ट मैटर। अब डिफरेंट कोर्ट के पास जो अलग अलग कोर्ट्स हैं वो एम्पावर्ड है टू डिसाइड डिफरेंट टाइप ऑफ शूट। कुछ कोर्ट्स के पास में जुरिडिक्शन नहीं है कुछ सर्टेन टाइप ऑफ शूट के एंटरटेन करने के लिए, कुछ के पास में एक सर्टेन टाइप ऑफ जुरिडिक्शन है कि वो उस पार्टिकुलर केस मैटर के रिगार्डिंग ही जो सूट्स हैं वो एंटरटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट हैं, उनके पास जुरिडिक्शन नहीं है किस चीज़ को ट्राई करने के लिए, टू ट्राई ए सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टीशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर और रिडम्पशन ऑफ अ मॉर्टगेज। इस तरह के जो केसेस हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट के अंदर ट्राई नहीं किए जा सकते। और इसी तरह से जैसे फैमिली कोर्ट्स होती हैं उनके अंदर फैमिली मैटर होते हैं, या तो इस तरह के जो कोर्ट्स के अंदर जो मैटर के ऊपर डिवाइडेड जुरिडिक्शन है उसको यहाँ पर जुरिडिक्शन एज टू द सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है। एंड जहाँ पर एक कोर्ट के पास में ऐसी कुछ जुरिडिक्शन नहीं है ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सूट, तो वो क्या है, देयर इज ए इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन है। एंड जो डिक्री है जो उस कोर्ट के द्वारा पास की गई है और जजमेंट जो रेंडर किया गया है या ऑर्डर उसके द्वारा दिया गया है वो यहाँ पर नलिटी होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्लेस ऑफ सूइंग, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सेक्शन बाय सेक्शन एक ईजी वे में यहाँ पर डिस्कस किया है, विद एग्जाम्पल इसमें ऐड किए गए थे। आई होप कि आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी डाउट क्लियर हों। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।